हाय लॉ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यूट। मेरा नाम है रमन प्रजापति एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006, जो कि आपके एलएलबी बीएलएलबी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो, एम का मतलब क्या होता है? किसी भी लॉ का जो एम होता है वो ये बताता है कि व्हाई व्हाई यानी ये लॉ क्यों जरूरी था, क्यों आया ये लॉ। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इस लॉ को क्या अचीव करना था। तो आई होप ये बेसिक सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले हम लोगों ने, ये लेक्चर नंबर 2 है, इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से देखा था, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को। सो अगर आपने उस वीडियो को मिस आउट करा तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद ही ये वीडियो आप लोग चेकआउट करना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो आपको मैं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करता हूँ एंड आपको इस वीडियो को देखते जाना। मैं श्योर हूँ इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब चैनल आपको कोई नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट पॉइंटर्स ला के आपको शेयर आउट कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट इसके तो लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी नहीं मिलने वाले, ना ही आपकी क्लास में। तो देखो, जब भी हम किसी भी लॉ का एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो एज अ लॉ स्टूडेंट हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसकी बेरेट में जाएं एंड उसका जो प्रिएम्बल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रीड आउट करें एंड वहीं से सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि इस लॉ का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था। बाकी सब तो हम लोग बाद में जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसको हम लोग बुलेट पॉइंट्स में लिख लेते हैं एंड उसका आंसर बना के आंसर फॉर्मेट कर देते हैं। सो जो हमारा यूपी रेवेन्यू को 2006 का बेरेट है उसका प्रिएम्बल क्या कहता है, उसका प्रिएम्बल हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव दोनों डिफाइन कर देता है। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, हमारा प्रिएम्बल क्या कहता है। ये जो आपका आप लोग डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिसका प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा गूगल पे, आप लोग सर्च आउट करना। तो देखो, ये जो एक्ट है आपका यूपी रेवेन्यू कोड, ये क्या काम किस लिए लाया गया था, इसका प्रिएम्बल क्या कहता है। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट करने के लिए एंड अमेंड करने के लिए। यानी कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि भाई पुराने को मिला के भाई एक कर दो, एंड अमेंड का मतलब क्या होता है कि इससे भाई पुराने को खत्म नहीं किया, जो पुराने लॉस थे उनको सुधारा भी गया है एंड उसमें सुधार भी सकते हैं। एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू, किससे रिलेटेड लॉ, लैंड टेन्योर एंड लैंड रेवेन्यूज, किससे, स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। एंड प्रोवाइड फॉर द मैटर्स, एंड क्या प्रोवाइड कराना, मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक। तो यानी अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूं तो इस लॉ का जो प्रिएम्बल कहता है, उद्देश्य कहता है कि भाई जो हमारे पुराने लॉस थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए एंड उनको अमेंड करके नया लॉ हम एक लेके आए हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा एंड पूरे उत्तर प्रदेश में एक रूप एक समान तौर पर लागू होगा एंड इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो ये यूपी रेवेन्यू कोड डील करेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमारा फंडा क्लियर होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज हेयर बाय इनेक्टेड इन द 57th ईयर ऑफ पब्लिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जब भी आप जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लिखना चाहें तो इसको इंट्रोडक्शन पॉइंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो हमारे नोट्स फॉर्मेट के वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है हमारा एम एंड एम ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। सबसे पहले हम एम देख लेते हैं कि व्हाई दिस लॉ क्यों आना जरूरी था, भाई क्यों जरूरत पड़ी। तो हालांकि मैंने देखो सारी चीज, बहुत सारी चीज इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रखी है, फिर भी बट जो आपको लिखना है वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करा। टू एबॉलिश एंड रिप्लेस 39 ओल्ड लैंड लॉ इंक्लूडिंग यूपी ZLR एंड यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट विच वेयर क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड हार्डशिप। जैसा कि मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया था कि हमारे पास कई सारे यूपी रेवेन्यू को 2006 आने से पहले कई सारे लैंड लॉ थे, 39 लैंड लॉस थे हमारे पास टोटल। एंड उन सभी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। जो भी हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ थे, जो भी हमारे टेन्योर होल्डर्स थे, जो भी हमारे पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, रूरल पीपल्स थे, एंड गवर्नमेंट को भी एंड कोर्ट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस आउट करनी पड़ रही थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज सामना करना पड़ा था। तो इन सभी को हटाने के लिए, सभी के लिए एक अच्छा समाधान लाने के लिए हम लोगों ने जो 39 ओल्ड लॉस थे उनको भाई हमने क्या करा था, एबॉलिश कर दिया था एंड रिप्लेस कर दिया था इससे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से। इसका एक उद्देश्य तो ये हो गया, एम, सॉरी माफ करना, ऑब्जेक्टिव नहीं, एम, ये क्यों लाया गया था।
सेकंड पॉइंट हमारा क्या करा, तो इंट्रोड्यूस करा गया इसको किसके लिए, वन कंसोलिडेट करने के लिए। एक तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, दूसरा इसको यूनिफॉर्म करने के लिए, तीसरा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। किस चीज़ को, लैंड लॉ को, जो कि एप्लीकेबल होगा थ्रू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो कंसोलिडेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया कि भाई कंसोलिडेट कर दो, पुराने लॉस जितने थे उनको कंसोलिडेट कर दिया हमने, ठीक। फिर यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि क्या था, 39 लॉस थे। वो डिफरेंट डिफरेंट कई क्लॉज ऐसे थे कि कुछ स्टेट में पार्टिकुलर, कुछ डिस्ट्रिक्ट में माफ करना पार्टिकुलर अप्लाई होते थे, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होते थे। वो कुछ तहसील में एक स्टेट के अप्लाई होते थे, कुछ तो दूसरी तहसील में अप्लाई नहीं होते थे। वो कुछ एरिया में अप्लाई होते थे, तो कुछ एरिया में नहीं अप्लाई होते थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इन सभी को यूनिफॉर्म कर दिया गया। अब भाई जो लॉ है हर जगह, पूरे स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में अप्लाई होगा। एंड इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले बहुत डिफिकल्टीज होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। सो अब ये लॉ जो लाया गया है, इसको इंट्रोड्यूस जो किया गया, इसको कंसोलिडेटेड करके, यूनिफॉर्म करके, सिंप्लीफाइड करके, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एम में, टू रिमूव कॉन्ट्राडिक्शन एंड लिमिटेड एरिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ अर्लियर लैंड लॉ। सेम जो मैंने वही बात की, जो कॉन्ट्राडिक्शन की बात मैंने बताई थी कि काफ़ी सारे लॉस थे 39। कोई लॉ कोई बात कहता था, कोई लॉ कोई बात करता था, कहीं कोई लॉ कहीं अप्लाई होता था, कोई लॉ कहीं अप्लाई होता था। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होती थी। तो इन कॉन्ट्राडिक्शन को, एंड जो एक जगह अप्लाई हो रहा है, एक जगह नहीं अप्लाई हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए ये लॉ का एम था, ठीक। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना, ईजी, स्पीडी, इमीडिएट, क्या, जस्टिस। किसके लिए, कल्टीवेटर्स के लिए, पीजेंट के लिए एंड रूरल पीपल। अब देखो कल्टीवेटर्स की जब डिफिनेशंस का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो कल्टीवेटर, पीजेंट एंड रूरल पीपल, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिर भी आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि कल्टीवेटर्स कौन लोग होंगे। मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कल्टीवेटर्स का मतलब क्या हुआ, वो लोग जो सिंपल खेती करते हैं। आप खेती को या तो अपने लैंड में भी कर सकते हैं, किसी का लैंड लीज लेके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर एक्स, वो क्या करता है, उनके पास खुद की लैंड है, वहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कल्टीवेटर कहेंगे, क्योंकि कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को, ठीक। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो एक है मिस्टर वाई एंड एक है मिस्टर जेड। मिस्टर वाई के पास उनकी खुद की जमीन नहीं, लैंड नहीं है, तो क्या करते हैं, मिस्टर जेड से लीज पे लेते हैं लैंड को एंड उस पे खेती करते हैं। तो जो मिस्टर वाई होंगे वो भी कल्टीवेटर ही माने जाएंगे, ठीक। तो आई होप यहाँ पे आपको कल्टीवेटर का इजी एंड एक्सप्लेनेशन समझाने की कोशिश मैंने करी, आपको समझ। सेम बात अगर मैं पीजेंट्स की करूँ, तो पीजेंट्स आपके होते हैं फार्मर सिंपली। लेकिन जो फार्मर होता है, ये एक आपका ब्रॉडर टर्म इसको कह सकते हैं, बेसिक टर्म इसको कह सकते हैं। लेकिन जो पीजेंट होता है, बेसिकली हम देखें, जो रूरल पीपल, जो रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान जो होते हैं, वो बहुत ही गरीब, एक फार्मर में भी कैटेगरी नहीं होती। एक होते हैं, एक बड़े फार्मर होते हैं, एक छोटे फार्मर होते हैं। एक जो बहुत छोटे मिडिल क्लास में, जो यानी लोअर मिडिल क्लास में, जो लोअर में आते हैं, बहुत गरीब, जो इकोनॉमिकली बहुत पिछड़े हुए होते हैं, यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी। एंड जो रूरल पीपल, सेम जो मैंने आपको बताई, तो उनके लिए क्या करना, इंश्योर करना, क्या, ईजी यानी आसान तरीके से, स्पीडी जल्दी से, और इमीडिएट जस्टिस प्रोवाइड, ताकि जस्टिस डिले ना हो। बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जस्टिस डिले इज इक्वल टू जस्टिस डिनाई, ठीक। इसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द लिवलीहुड, प्रोटेक्ट करना एंड इम्प्रूव करना लिवलीहुड ऑफ पर्सन फुली डिपेंडेंट ऑन लैंड फॉर सर्वाइवल। तो इसका क्या मतलब है, देखो आज भी हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की अगर मैं पूरी बात करूँ, यूपी की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए, पूरे यूपी में भी चलो मैं मान के देखता हूँ, तो कई सारे ऐसे एरियाज हैं, यानी गाँव में भी, जहाँ आज भी जो हमारे किसान हैं, उनका जो जीवन जीने का जो सहारा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खेती है, उनके खेत है, उनकी फार्मरिंग है, ठीक। सो उनकी जो जीवन जीने का यापन है, उसको इस लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, ये एक इसका एम था, ठीक। जो कि पहले वाले लॉ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, ठीक। टू प्रोवाइड डोर स्टेप जस्टिस टू विलेजर्स हु आर नॉट फेमिलियर विद द लीगल टेक्निकलिटीज। अब देखो ये टर्म ऐसा है जो डिबेट का पॉइंट है। बिकॉज देखो अगर कहीं ना कहीं एज अ लॉ स्टूडेंट हम लोग देखें, या एज अ एडवोकेट भी हम लोग देखें, तो आज भी ऐसे सारे फॉर्मर्स के पास आप चले जाइए, इस लॉ को, तो इस लॉ को छोड़िए, जो हमारा बेसिक, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे, वो भी उनको नहीं पता होंगे, नहीं पता होंगे। सो कहा जाए तो, जो चाहे वो पुराने कानून में खामी थी या नए कानून में खामी है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है। हालांकि इसका एक एम ये भी था कि जो पुराने लॉज थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज थी पता करने में, बिकॉज एक लॉ कुछ कह रहा था, एक लॉ कुछ कह रहा था। बट एटलीस्ट अगर आज कोई फार्मर, या आज कोई पीजेंट, या आज कोई लैंड होल्डर, टेन्योर होल्डर, या आप कह सकते हैं कल्टीवेटर, अगर वो जानने की कोशिश करता है, तो एटलीस्ट उसके पास सिर्फ एक कोड है, वो उस एक कोड में सारे लॉस दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट वो वहाँ से जान सकता है, समझ सकता है। एंड उसके लिए इतनी टेक्निकलिटीज, लीगल टेक्निकलिटीज नहीं होंगी कि अरे यार एक लॉ यहाँ पे ये कह रहा है, एक लॉ यहाँ पे वो कह रहा है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो
होगा बिकॉज़ अगर मैं डायरेक्ट आपको बता देता कि इसके लीगल टेक्निक्स हटाने के लिए डोर स्टेप जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो आप तो कहते हैं कि आज भी कई सारे फार्मर्स को नहीं पता। तो ये आई एग्री कि आज भी कई सारे फार्मर्स को नहीं पता है। बट हाँ, हम क्या करते हैं कि एक पहले तो प्रॉब्लम होती थी कि कोई जानने की कोशिश भी करता था, तब भी वो नहीं समझ पाता था। लेकिन आज ऐसा है कि एक कोड आ गया भाई, आप उसको पढ़ लीजिए या आप उसको किसी के थ्रू पढ़वा लीजिए, समझ जाएँगे, ठीक? जो कि हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। एज़ एन एडवोकेट आपका यही तो काम ही है, आप इस कोड को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आप यूपी में एडवोकेसी करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ना एंड ये आपको जुडिशरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से हमारा एम तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव। इस लॉ को लाने की क्या ज़रूरत थी? व्हाई ये लॉ, ये तो हम समझ गए। अभी ये लॉ क्यों लाया गया? क्या अचीव करने के लिए लाया गया? अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, वही चीज़ें, वही सारी सिंपल सी सारी चीज़ें हैं कि टू रिपील ऑल ओल्ड लैंड रेवेन्यू लॉस, इम्प्लीमेंट वन सिंगल स्टैट्यूट गवर्न लैंड रेवेन्यू लैंड। वही चीज़ है कि भाई पुराने लॉ को खत्म करने के लिए सारे के सारे रेवेन्यू लॉस को एंड नया सिंगल लॉ लाने के लिए हमने इस कानून को लाया। एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा हमारा टू सिंप्लीफाई लैंड लॉ सो दैट द रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड सिटीजन कैन अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम इजिली। वही लैंड लॉ को भाई सिंपल इतना बना दो कि जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, जो भी सिटीजन हैं, उनको आसानी से समझ सकें और ईजिली उसको अप्लाई कर सकें। टू रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट अमॉन्ग टेन्योर होल्डर्स एट अर्ली स्टेज। भाई जो लैंड रिलेटेड पहले क्या होता था, जो डिस्प्यूट्स होती थी, उनमें काफ़ी समय लग जाता था बिकॉज़ वो लोग कोर्ट में जाते थे, तो देखते थे जाके कि कोर्ट में भी प्रॉब्लम आती थी। जो जज साहब होते थे, ऑनरेबल जज, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते थे कई बार कि भाई एक लॉ ये कह रहा है, एक लॉ ये कह रहा है एंड हम लोग तो बाउंड हैं लॉ के थ्रू काम करने के लिए। अब किस लॉ को सुपीरियर करें, किस लॉ को सुपीरियर ना करें, ऐसे कई सारे मामले चलते रहते थे। फिर मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, रेवेन्यू कोर्ट से हाई कोर्ट कभी-कभी चला जाता था। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इसकी हो जाती थी, ठीक? तो ये यानी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो इसको रिड्यूस करने के लिए भाई ये सारे लॉ को लाना ज़रूरी था, ठीक? इसके बाद क्या कह रहा है? टू डिटरमाइन राइट्स ऑफ को-शेयर्स एट इनिशियल स्टेज थ्रू जीआईएस मैपिंग। 1 मिनट मुझे ज़रा देना आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो देखो, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया कि डिटरमाइन करना राइट ऑफ कोशेयर्स एट इनिशियल स्टेज थ्रू जीआईएस मैपिंग। अब देखो, कोशेयर्स कौन होते थे? मान लीजिए एक लैंड है, ठीक? उस पे 2 से 3 लोगों का शेयर है, ठीक? 2 से 3 लोगों का नाम वो लैंड है, ठीक? तो उनको हम लोग कोशेयर कहेंगे, आसान भाषा में आप लोग समझना, ठीक? एंड जो आपका जीआईएस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता था कि पहले जो आपके विलेजेस में जो भी मैप्स वगैरह थे, उनमें क्या होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, ठीक? लैंड जीआईएस में बहुत सारी मैप होते थे, आप लोग समझ सकते हैं कि यार उसमें मैप वगैरह होते ही नहीं थे, बहुत पुराने मैप्स वगैरह होते थे, ठीक? तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो इसमें हम लोगों ने क्या करा, जो है एक डिजिटल मैप आप कह सकते हैं इसको, यानी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ कर दिया गया, जिसमें हर एक जगह आपकी जो मैपिंग होगी, हर एक आपका जो लैंड है उसकी बाउंड्री कितनी है, उसका एरिया कितना है, किसके नाम है, कितने कोशेयर है, कौन टेन्योर होल्डर है, कौन कल्टीवेटर है, सारी डिटेल जीआईएस मैपिंग के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कराते थे, ठीक? एंड इसके बाद क्या, टू प्रोवाइड बेनिफिट, किसको बेनिफिट प्रोवाइड करना? पीजेंट्स को, कल्टीवेटर्स को, रूरल पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज। तो मैंने आपको क्या बताया कि उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना, जितने भी पीजेंट, कल्टीवेटर एंड रूरल पीपल थे, जो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। देन इसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड लिबरलाइज कल्टीवेटर्स, राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर नॉट मेरली रिस्ट्रिक्ट देम। भाई पहले क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, उनके जो भी राइट्स एंड लिबरलाइज कल्टीवेटर्स, राइट्स आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं थे इतने, हम तो उनको भाई प्रोटेक्ट करना और लिबरलाइज़ करना, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना, उनको लिबरलाइज़ भी करा गया उनके कल्टीवेटेड राइट्स को, ठीक? अब कैसे, किस तरह से, ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो अलाउ कर देगा जो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लैंड होल्डर्स हैं उनको, कि वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं लैंड्स को अपने, किसको? ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के पर्सन्स को। बट सब्जेक्ट टू, आप सेल कर सकते हैं, बट 2 कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले आपके पास जो मिनिमम होल्डिंग होगी वो 3.5 एकर्स की होनी चाहिए एंड आपको प्रायर सैंक्शन आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेना होगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सैंक्शन लेना होगा, परमिशन आप कह सकते हैं लेने को, क्यों लेनी होगी? इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, कि क्या हुआ था कि कई बार वो जो शेड्यूल ट्राइब, बहुत समय पहले की बात है, जब शेड्यूल ट्राइब से क्या होता था कि जो भी लैंड्स वगैरह होते थे, वो आप कह सकते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब से भी कह सकते हैं, यानी गरीब तबके के इंसान से डरा धमका के, उनसे अंगूठा लगवा के, उनसे ज़मीन पे ले ली जाती थी। तो इसको सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि आप डायरेक्ट ना सेल करें, आप क्या करें कि भाई जाइए और डीएम से आप परमिशन लीजिए, देन उसके बाद आप कराइए, ठीक? इसके बाद टू ग्रांट एवरी भूमिदार द राइट। अब देखो भूमिदार कौन होते हैं, टेन्योर और ये सारी चीज़ें हम लोग जब डेफिनेशन वाला सेक्शन कवर करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक?
ग्रांट करा एवरी भूमिधारी को राइट, कौन सा राइट, कल्टीवेशन का, अलॉन्ग विद उसके साथ क्या करा, राइट टू लीज आउट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड पर्पस। तो यानी जितने भी भूमिदार थे उनको एक राइट, एक अधिकार दे दिया गया कल्टीवेटर के साथ साथ एक राइट ये भी दे देगा कि आप लीज पे अपने लैंड को दे सकते हैं। किस पर्पस से, एक तो एग्रीकल्चर पर्पस है या उससे जुड़े हुए जो पर्पस हैं उससे, ठीक। इसके साथ क्या है, तो क्रिएट न्यू जुडिकल विंग ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर टू अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब भाई क्या था कि भाई इसके लिए एक अलग से जुडिकल विंग बना दी गई, जो आपकी रेवेन्यू अथॉरिटीज, जब आप रेवेन्यू कोर्स वगैरह पढ़ेंगे जाके रेवेन्यू ऑफिसर, तो उसके बारे में आप जब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा। टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेन्योर राइट्स, इंश्योर कराएगा यूनिफॉर्म टेन्योर राइट अक्रॉस द स्टेट बाय एलिमिनेटिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज। देखो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एंड इस वीडियो में भी, तो उनको भाई हटा देना एंड इंश्योर कर देना एक यूनिफॉर्म टेन्योर राइट। पहले बहुत सारे होते थे भाई, कह सकते हैं हम लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो उन सभी को हटा के पुरानी चीज़ों को एक हम लोग इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म राइट्स को, सभी के लिए समान राइट्स को, ठीक। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। एंड क्या करना, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स, जो हमारे बहुत छोटे तबके के किसान होते थे उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको खत्म करना, जो उनके साथ बर्बरता होती थी, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल एरा एंड आउटडेटेड लॉज। जो हमारे कॉलोनियल लॉज हमारे थे या आउटडेटेड लॉज थे भाई, वो एक तरीके से यूपीजेडएलआर आपका आया था, या जो भी पुराने लैंड लॉज थे वो मोस्टली आपके ब्रिटिश टाइम के आए हुए लॉस थे। तो उसमें ऐसी मानसिकता दिखाई जाती थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बर्बरता एंड परेशानी का सबक था। तो उन सभी को हटाना और हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के नीचे तबके के इंसानों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाना इस कानून का उद्देश्य था। इसी के साथ दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एक और स्लाइड बची हुई, चलिए देख लेते हैं। ओके, 1-2 स्लाइड बची हुई इसको भी देख लेते हैं। टू इनकरेज हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एलाइड एक्टिविटीज़, इनकरेज करना हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, ठीक। टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन एंड रिमूव इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, जो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक कंडीशन सही करना एंड जो भी वीकर सेक्शन के पीपल थे एंड उनकी जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस थी उनको हटाना, ठीक। इसके साथ अब टू कंसोलिडेट पेंडिंग रेवेन्यू केसेस एंश्योर स्पीडी डिस्पोजल विद फिक्स टाइम, जो भाई पेंडिंग रेवेन्यू केसेस बहुत ज़्यादा चले थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि थे कि जज भी कंफ्यूज थे कि कौन सा लॉ कौन सा अप्लाई नहीं, तो उसको हटाना एंड इंश्योर करना स्पीडी जस्टिस को, यानी जल्द से जल्द उनको न्याय प्रोवाइड कराना, ठीक। ये वही चीज़ है दोस्तों। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होता है लैंड रेवेन्यू लॉ का। एंड इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि यू वांट दिस वीडियो। एंड एक चीज़ और, लास्ट जो मैंने आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अपलोड करी थी, आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कमेंट डाउन द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट डाउन द वीडियो एंड प्लीज़ प्रोवाइड योर सजेशन एंड व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए और मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल @lordabit को आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।